हेलो स्टूडेंट्स, कैसे? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है टैक्स रेट्स। ढंग से सुनेंगे जो मैं बोल रहा हूँ। बहुत ही छोटा, प्यारा और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आने वाले कई चैप्टर अब आपके इसी चैप्टर पर डिपेंड रहेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम तक मीन्स आपने 5 हेड्स ऑफ इनकम देख लिए, क्लबिंग देख लिया, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड देख लिया, डिडक्शन देख लिया। अब बारी आती है टैक्स रेट्स की, क्योंकि अब आप इस लायक हो गए हैं कि आप टोटल इनकम कैलकुलेट कर सकें, टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट कर सकें। अब टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने लायक तो हो गए, लेकिन उस टैक्सेबल इनकम पर कौन से टैक्स रेट्स का मल्टीप्लाई और कैसे होगा, वो अब हमें यहां पर देखना है। बेसिकली इन पास्ट हम लोगों ने कैपिटल गेन में 111 ए में, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इन केस ऑफ स्पेशल केसेस 112 ए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन केस ऑफ स्पेशल केसेस, ठीक है ना। और डिविडेंड इनकम और लॉटरी इनकम, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी 44 एडी, एडीए और एई, इन पर हम लोगों ने स्पेशल टैक्स रेट्स और भी एक दो चीजों पर स्पेशल टैक्स रेट्स देख लिए हैं। वो जो टैक्स रेट्स देखे थे इन पास्ट, वो ओके हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं है। हाँ, आज हम नॉर्मल इनकम की बात करेंगे, ऐसी इनकम जहां पर स्पेशल टैक्स रेट्स नहीं लगते। उस केस में टैक्स रेट्स क्या होंगे? अगर वो स्पेशल केसेस ना हो तो नॉर्मली आदमी अपनी इनकम पर कैसे टैक्स देगा, हम उसकी बात करते हैं। मैंने कहा कोई पर्सन पर्सन चाहे इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, एओपीबीआई हो, फर्म हो, कंपनी हो, लोकल अथॉरिटी हो, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो, इन केसेस में कोई भी पर्सन किस रेट्स को यूज करते हुए अपनी टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करेगा, वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर अंडर दिस चैप्टर। मैंने यहाँ चैप्टर नंबर 1 लिखा है, लेकिन आप इसको तभी कंसिडर करेंगे जब आपने नॉर्मली कौन सा चैप्टर पढ़ लिया हो, डिडक्शन। आफ्टर डिडक्शन आप इस चैप्टर को कंसिडर करेंगे, उसके पहले नहीं। क्लियर है? तो आपको इंट्रोडक्शन पढ़ लेना है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, ये सब पढ़ने के बाद जब आप डिडक्शन पढ़ लें, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, तब उसके बाद इस पर्टिकुलर चैप्टर को कवर करें, क्योंकि इसके बाद जो हमारी जर्नी स्टार्ट होगी वो एएमटी की होगी, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम या असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, एचयूएफ, इसके बाद ये सब सारी चीजें स्टार्ट होंगी। अच्छा सर, ये क्या है? टैक्स रेट्स हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें हम लोग तीन चीजें सुनेंगे। एक, टैक्स रेट्स, ठीक है। दूसरा, सरचार्ज, ओके। जो एचईसी का मतलब है वो है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ओके। यस सर। तो ये तीन अलग अलग चीजें देखने को हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले हम देखते हैं टैक्स रेट्स की बात करते हैं, जब समय आएगा तो सरचार्ज की भी बात करेंगे और एचईसी की भी बात करेंगे। अगर हम सबसे पहले बात करें एक इंडिविजुअल की, एसएससीज या पर्सन में सबसे पहले यही कैटेगरी आती है। अगर इंडिविजुअल है तो या तो ये रेजिडेंट होगा या तो नॉन रेजिडेंट होगा। मानते हो? बिल्कुल सर, मानते हैं इस चीज को, बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं। इसमें से दो कैटेगरीज अलग कर लें आप। हैविंग एज अप टू लेस देन 60 ईयर्स, तो उस केस में इन दोनों पर टैक्स रेट्स एक जैसा लगेगा। यानी अगर कोई इंडिविजुअल रेजिडेंट है तो और उसकी इनकम 60 साल से कम है तो वो जनरल कैटेगरी में आएगा।
नॉन रेजिडेंट के लिए कोई एज फैक्टर नहीं है, नॉन रेजिडेंट के लिए कोई एज फैक्टर नहीं है। अच्छा, रेजिडेंट की जो बाकी ये हिसाब किताब बची हुई है ना, ये वाला हिसाब किताब, तो इसको भी हम एक काम करते हैं, इसको फिर से दो कैटेगरीज में ले जाते हैं। सर कितनी कैटेगरीज देखेंगे, बस हो गया। फर्स्ट कैटेगरी है या हैविंग और अटेन एज 60 years or more at any time during the प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में किसी भी समय अगर 60 साल या उससे अधिक की एज हो जाए इंडिविजुअल की, तो इसके लिए अलग से स्लैब रेट है। हैविंग और अटेनिंग एज 80 years or more at any time during the previous year, that's it। यानी अगर देखा जाए तो रेजिडेंट इंडिविजुअल 60 ईयर्स से कम अगर हैं और नॉन रेजिडेंट, सबको एक कैटेगरी में रख दिया। लेकिन अगर कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है ड्यूरिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, उसकी एज किसी भी समय पर पिछले साल 60 ईयर्स और उससे अधिक क्रॉस कर जाए, यानी वो कह सकते हैं कि सीनियर सिटीजन अगर बन जाता है, तो उसके लिए सिस्टम थोड़ा अलग है। लेकिन ये रेजिडेंट होना चाहिए, शर्त ये है ये इंडिविजुअल रेजिडेंट होना चाहिए। नॉन रेजिडेंट के लिए ये एज फैक्टर कोई काम नहीं करता, और इनको हम नाम देंगे सुपर सीनियर सिटीजन। आई थिंक ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर। इसको किनारे करते हैं, दोनों को हम इस फैक्टर की बात करते हैं। ये इनके ऊपर जो टैक्स रेट्स लगेगा एक जैसा लगेगा। जो टैक्स रेट्स लगेगा वो दो तरीके से लगता है। एक को हम कहते हैं स्लैब रेट और दूसरे को कहते हैं फ्लैट रेट। फ्लैट मतलब सीधा सीधा 30% मीन्स 30%। आप 1 रुपए कमाओ, चवन्नी कमाओ, 10 लाख रुपए कमाओ, 1 करोड़ कमाओ, on all of your entire income, on all of your income, the tax rate would be the same. But here in the case of the slab rate, up to a certain limit, it has different tax rate. Beyond that limit, you are needed to charge with the other tax rate. And again, after achieving or after crossing or after beyond a certain amount of income, you are needed to pay a different rate of tax. यहां ये कह सकते हैं ये दो तरीके के टैक्स रेट्स हैं। अंडर द फ्लैट रेट सिस्टम यू आर नीडेड टू मेक द पेमेंट ऑफ टैक्स बाय यूजिंग अ सिंगल रेट। Whatever the amount of income you have, you are needed to make the payment on entire amount of income with a single rate of tax. That is known as flat rate. आपने कहा सर मेरी इनकम 2 करोड़ है, ठीक है ले आओ टैक्स 30% के रेट से। दिस इज नोन एज फ्लैट रेट, फ्लैट। ओके, एक जैसा। फ्लैट रेट। अब आता है स्लैब रेट। स्लैब रेट कहता है अप टू अ सर्टेन लिमिट ऑफ इनकम यू विल बी चार्ज अ डिफरेंट रेट ऑफ टैक्स, एंड बियॉन्ड और इन एक्सेस ऑफ दैट अमाउंट ऑफ इनकम, इन एक्सेस ऑफ, इस लिमिट के ऊपर जब आपकी इनकम एक्सीड कर जाती है, यू आर नीडेड टू चार्ज अ डिफरेंट और हायर रेट ऑफ टैक्स, यू कैन से। इसके ऊपर की इनकम आपका डिफरेंट टैक्स रेट लगेगा, नॉर्मली हायर रेट, और उसके एक लिमिट के ऊपर जब आप जाएंगे तो आपके ऊपर और ज्यादा टैक्स रेट्स लगेंगे, टैक्स रेट हाई हो जाएगा। इसको हम कहते हैं स्लैब रेट। नॉर्मली इसी को कहा जाता है, जो अमाउंट यहां पर आती है इसको कहा जाता है मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। जैसे अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं तो इसके केस में नॉर्मली कहा जाता है 2.5 लाख रुपए तक की इनकम जो होती है ना वो माफ होती है। आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा। अगर कोई इंडिविजुअल 2.5 लाख की इनकम मींस टैक्सेबल इनकम, 2.5 लाख की इनकम मींस टैक्सेबल इनकम। सर आप कंफ्यूज कर रहे हैं, टैक्सेबल इनकम, हाँ जी,
टैक्सेबल इनकम का मतलब होता है ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शन। अब समझ में आया ये चैप्टर मैंने डिडक्शन के बाद पढ़ने के लिए क्यों कहा। जब ये आता है तो उसमें 2.5 लाख तक की इनकम पूरी तरह माफ होती है नॉर्मली, इसी को कहा जाता है मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। फ्लैट रेट में मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स रेट होता है 0। फ्लैट रेट जहां पर होता है वहां पर 0। जैसे कंपनी के केस में मैंने कहा टैक्स रेट 30 है। इट मींस इफ अ कंपनी इज गोइंग टू अर्न एवन अ सिंगल रुपी, अगर 1 रुपए भी कमाएगी, द कंपनी इज नीडेड टू मेक द पेमेंट ऑफ टैक्स 30 पैसा ऑन दैट इनकम। कंपनी को उस केस में 30 पैसे की टैक्स रेट के हिसाब से 30% के टैक्स रेट के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा, यानी 30 पैसा देना पड़ेगा। वहां पर हमारा मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स आपका जो है वो 0 है। मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स 0। बट हेयर इन दिस केस, जिसको अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंडिविजुअल के केस में, नॉर्मली जो आपने सुना है कि 2.5 लाख तक की इनकम माफ होती है, दिस इज नोन एज मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। ये 2.5 लाख का मतलब टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम का मतलब ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन माइनस करने के बाद जो इनकम बचती है उसी को हम कहते हैं टैक्सेबल इनकम। इज इट क्लियर? ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर नाउ? यस सर। अब जरा देखते हैं ये स्लैब रेट। अच्छा, ये जो मैंने बताया, अब मैं सबसे पहले इसको रखूंगा फर्स्ट कैटेगरी में, इसको रखूंगा मैं सेकंड कैटेगरी में, और ये रहेगी मेरी थर्ड कैटेगरी में। इज इट क्लियर? हम लोग किसकी बात अब करने जा रहे हैं? फ्लैट स्लैब रेट की बात करने जा रहे हैं। ऐसा इंडिविजुअल, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, देखे ना, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे वो नॉन रेजिडेंट हो, रेजिडेंट के केस में उसकी एज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एट एनी टाइम 60 ईयर्स से बिलो होनी चाहिए। तो ये फर्स्ट केस में आएगा। नॉन रेजिडेंट में एज फैक्टर काउंट नहीं कर रहा, मैं बार बार बोल रहा हूं। चलिए सर, बात तो समझ में आ गई। इसमें कहा गया अप टू ₹2,50,000 ये माफ है। ओके, अभी अभी मैंने बताया ना, इसी को हम कहते हैं मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स या एग्जेम्पशन लिमिट ऑफ इनकम। तो वेयर द टोटल इनकम डजंट एक्सीड 2,50,000, माफ है, खत्म है, कोई टैक्स रेट नहीं लगेगा, कोई टैक्स रेट है ही नहीं। लेकिन अगर आपकी इनकम 2,50,000 को क्रॉस कर जाती है, मान लीजिए आपकी इनकम 3 लाख है, तो 2,50,000 पे कोई टैक्स नहीं लगा। 50,000 जो बचा वो इस कैटेगरी में आ जाएगा। अगर आपने 4 लाख की इनकम कमाई है तो 1,50,000 इस कैटेगरी में आएगा। इस कैटेगरी में आपका 1,50,000 आएगा। अगर आपने 5 लाख रुपए इनकम कमाई है तो 2.5 लाख रुपए इसमें बच करके आएगा, क्योंकि फर्स्ट 2,50,000 यहां चला गया। मान लीजिए आपने 4 लाख इनकम कमाई तो बाकी 1,50,000 यहां आएगा। अगर आपने 5 लाख इनकम कमाई तो यहां पर बाकी 2.5 लाख आ जाएगा, बस 5 लाख तक, टोटल इनकम 5 लाख तक। तो कहा गया नेक्स्ट 2,50,000 के लिए हमारा जो टैक्स रेट होगा वो 5% होगा। फर्स्ट 2,50,000 के लिए दैट इज 0, बट रेस्ट नेक्स्ट 2,50,000 के लिए दैट इज 5%, दैट इज 5%। नेक्स्ट 2,50,000 तक के लिए 5%। इसके ऊपर भी अगर आपकी इनकम है, मान लीजिए मेरी इनकम 6 लाख है, तो 5 लाख तक का तो हिसाब किताब देख लिया। फर्स्ट 2,50,000 0, सेकंड 2,50,000 5%, यानी 12,500 आपका अमाउंट आ जाएगा टैक्स का। अब बचा 6 लाख में से 1 लाख, तो 1 लाख इस थर्ड कैटेगरी में आ जाएगा, लेकिन मैक्सिमम 10 लाख तक इस थर्ड कैटेगरी में आएगा। यानी अब नेक्स्ट 5 लाख, नेक्स्ट 5 लाख इस कैटेगरी में आएगा। यानी अगर किसी की इनकम 10 लाख है तो फर्स्ट कैटेगरी में उसकी इनकम 0, 2.5 लाख तक। नेक्स्ट कैटेगरी की जो इनकम होगी 2.5 लाख, उस पर टैक्स रेट लगेगा 5%, और जो रेस्ट 5 लाख है, 10 लाख में से ऊपर का 5 लाख हटाने के बाद उस पर टैक्स रेट लगेगा 20%। कितना? 20%। इज इट क्लियर? अब 10 लाख के ऊपर अगर इनकम है, वो सारा का सारा, मान लो किसी की इनकम 13 लाख है, 13 लाख, तो नेक्स्ट है 3 लाख, वो टैक्स रेट लगेगा 30%। कहां गया? ये है। अब मेरी बात समझ में आई होगी। यानी अगर कोई बंदा, मेरी बात ढंग से समझेंगे, अगर कोई बंदा 2,40,000 की इनकम अर्न कर रहा है तो उसमें से 2,50,000, 2,40,000 आप माइनस कर देंगे, कोई टैक्स रेट नहीं लगेगा। अगर कोई बंदा 2,50,000 अर्न कर रहा है तो भी 2,50,000 आप माइनस कर देंगे, उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर कोई बंदा 2,80,000 अर्न कर रहा है तो 2,50,000 पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, 30,000 पर 5% के हिसाब से टैक्स लग जाएगा। क्लियर? अगर कोई बंदा 4 लाख अर्न कर रहा है तो 2,50,000 पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, नेक्स्ट 1,50,000 पर 5% के हिसाब से टैक्स लग जाएगा।
अगर कोई बंदा एग्जैक्ट 5 लाख अर्न कर रहा है तो 2,50,000 पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट 2,50,000 पर 5% के टैक्स लगेंगे, यानी टोटल 5 लाख तक की इनकम है तो 2.5 लाख के दो कैटेगरी बन गए। अगर कोई बंदा 6 लाख अर्न कर रहा है तो 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। बोलो बचा कितना? 3,50,000। अब 3,50,000 में से फिर दूसरा स्लैब आ गया 2,50,000, तो इस 2,50,000 का 5% टैक्स देना पड़ेगा। बचा 1 लाख, तो इस पर उसको टैक्स रेट देना पड़ेगा 20% के हिसाब से। अगर कोई बंदा 9 लाख अर्न कर रहा है तो 2,50,000 इधर गया, उस पर लगेगा 0% के हिसाब से, और 6,50,000 बचा, उसमें से 2,50,000 पर 5% के हिसाब से टैक्स लगेगा। अरे बोल लो ना, बचा कितना? सिर्फ 4 लाख। 10 लाख तक तीसरा स्लैब होता है, ये सीधे सीधे 20% लगेगा। मान लो कोई बंदा 11 लाख अर्न कर रहा है तो फर्स्ट 2,50,000 पर उस पर टैक्स रेट लगेगा 0%। रेस्ट बचा उसके लिए 8,50,000। बोलो उसमें से भी नेक्स्ट जो 2,50,000 की कैटेगरी आएगी उस पर लगेगा 5%। अरे बोलो ना। यस सर। बचा 6 लाख। अब इसमें से भी 5 लाख हम हटा चुके हैं, देखो 2.5 लाख 2.5 लाख 5 लाख हट चुका, तो थर्ड कैटेगरी 10 लाख तक आती है, यानी फिर से 5 लाख। इस 5 लाख का 20% आपको टैक्स रेट देना है। बचा 1,11,00,000 है ना, तो 10 लाख के ऊपर जो भी बचा उसके ऊपर 30%। ये हमें आपको इतने केसेस, अब बताओ ना क्या बचा इसमें। जितने भी पॉइंट्स बन सकते थे वो सारे के सारे हमने कंसीडर कर लिए। दैट वॉज द मैटर जो यहां पर बताया गया है कि अप टू ₹2,50,000 इट इज नील, beyond 2,50,000 but up to ₹5 lakh, again it is next 2,50,000 is as at the rate of 5%, means you can say 12,500। और इसके ऊपर अगर 5 लाख के ऊपर है, 10 लाख तक है, तो 5 लाख पर आपका 20% के हिसाब से लगेगा, और अगर 10 लाख के ऊपर की इनकम है तो 30% के हिसाब से टैक्स रेट लगेगा। अब कोई बट इफ गिला शिकवा नहीं होना चाहिए। अब आते हैं सीनियर सिटीजन के केस में। सीनियर सिटीजन में कहा भाई थोड़ा माफ कर दो, ज्यादा माफ कर दो, 2,50,000 थोड़ा कम माफ है। सीनियर सिटीजन के केस में 2,50,000 ना लेकर के 3 लाख की कैटेगरी ले लो। जहां पर मैंने ये 2,50,000 लिया है ना, तो यहां पर आप 2,50,000 को हटाकर कितना ले लेंगे? 3 लाख। 2,50,000 को हटाकर बस, इसके अलावा आपको कोई चेंज नहीं करना, बाकी ईच एंड एवरीथिंग इज सेम इन द केस ऑफ द सीनियर सिटीजन। इज इट क्लियर? वो भी ये वाला केस, कैटेगरी नंबर 2 की बात मैंने की। कैटेगरी नंबर 3 कहता है भैया भूल जाओ, 5 लाख तक आप दोनों कैटेगरी, ये दोनों है ना 80 साल या उससे अधिक वालों को, इन दोनों में निल कर दो, ये दोनों एज सच रहने दो। अरे बस, यानी अगर 60 साल से ऊपर कोई बंदा है, 80 साल से नीचे है, 60 साल या उससे ऊपर है, 80 साल से नीचे है, तो 3 लाख तक निल है। 3 लाख टू 5 लाख 5% है, 5 लाख टू 10 लाख 20% है, 10 लाख के बियॉन्ड 30% है। क्लियर नाउ? सीनियर सुपर सीनियर 80 ईयर्स और मोर की केस में 5 लाख तक निल है, 5 लाख टू 10 लाख वही 20% है, 10 लाख टू अबव 10 लाख इट इज एट द रेट ऑफ 30%। दिस इज योर आंसर। कहीं कोई डाउट नहीं सर? ए टू जेड इंडिविजुअल के जितने भी स्लैब रेट होते हैं वो हम लोगों ने देख लिए, लेकिन हमने कहा 3 चीजें देखनी है। पहला हम लोग को देखना है इंडिविजुअल का टैक्स रेट। अब आते हैं इंडिविजुअल के सरचार्ज पर। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, एचयूएफ भी हम लोग का इसी में ही खत्म हो गया। जो एचयूएफ होता है ना वो ऊपर वाली फर्स्ट कैटेगरी में ही आ जाता है ये, यानी यहां पर हमारा एचयूएफ भी आ जाएगा। ये वाला केस हमारा सेम रेट्स आर फॉर एचयूएफ, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इज इट क्लियर? फर्स्ट कैटेगरी में ही एचयूएफ आ जाएगा। देखिए यहां पर लिखा है इंडिविजुअल और एचयूएफ। इंडिविजुअल जो 60 साल तक के हो, रेजिडेंट हो, वो इसमें कहे आएंगे। अब तो कहीं कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, इंडिविजुअल एचयूएफ दोनों खत्म कर लिए हम लोगों ने। अब बात करते हैं हम लोग सरचार्ज की। क्या है सरचार्ज, उसके बारे में बात की जाए। कहा गया नॉर्मल अगर मैं बोलूं तो अगर 50 लाख तक की इनकम है
तो कोई सरचार्ज नहीं लगता। लेकिन अगर 50 लाख से अधिक है, 1 करोड़ तक है, तो उसके ऊपर सरचार्ज लगेगा 10% के हिसाब से। मैंने ये चीज आपको पहले बताई, टैक्स रेट होता है, उसके ऊपर सरचार्ज होता है, फिर उसके ऊपर, अच्छा यहां नहीं दिया मैंने, अभी मैं बता देता हूं। मैंने यहां नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं। तो कहता है कि अगर 50 लाख से अधिक की इनकम है तो सरचार्ज लगना स्टार्ट हो गया, यानी किसी इंडिविजुअल पर कोई सरचार्ज 50 लाख तक नहीं लगेगा। किसी भी इंडिविजुअल पर 50 लाख तक की इनकम पर कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। जैसे ही आप 50 लाख को क्रॉस करोगे, एज एंड व्हेन यू विल क्रॉस योर इनकम लिमिट ऑफ रुपीज 50 lakhs, you are needed to make the payment of surcharge as at the rate of 10%, सॉरी 10, 15, 25, 37, ये 4 स्लैब बताए गए हैं। 10, 50, 25, 37, 10, 15, 25, 37। तो 10, 15, 25 एंड 37, ये 4 स्लैब बताए गए हैं। तो अगर आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर जाती है, 1 करोड़ तक है, तो आपके ऊपर सरचार्ज लगेगा 10% के हिसाब से। अगर 1 करोड़ से अधिक 2 करोड़ तक है तो 15%, 2% से 2 करोड़ से 5 करोड़ तक है तो 25%, 5 करोड़ के बियॉन्ड जाएगी और 10 करोड़ तक है तो 37% लगेगा। तो आप एक काम करेंगे, इसको तो पहले कट कर दें, ये दिखना नहीं चाहिए, ठीक। अच्छा, कहता है कि अगर 2 करोड़ से 5 करोड़ तक है तो 25%, और अगर 5 करोड़ के बियॉन्ड जाता है तो 37% का आपके ऊपर सरचार्ज लग जाएगा। ये इंडिविजुअल के केस में था। मैं फिर से काउंट करवा देता हूं आपको। 10, 15, 25, 37, these are the normal slab rate for individual. 10% shall apply if the individual is having the income beyond 50 lakhs but up to rupees 1 crore. 15% shall apply in the case where the income exceeds rupees 1 crore but up to rupees 2 crore. In the same case, 25% shall apply in the case of income is in excess of 2 crore but up to rupees 5 crore, and 37% shall apply in the case of the income in excess of rupees if income is exceeds to rupees 5 crore. Okay. अच्छा, जो इस साल इसमें एक चेंज किया गया है सर, इसमें भी चेंज, हाँ थोड़ा प्रॉब्लम लाया गया है, लेकिन अब क्या किया जा सकता है, लाया गया है तो डिस्कस करना जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं ये कहूंगा कि मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। पक्का इस पे एक क्वेश्चन आना चाहिए। मैं होता पेपर सेटर तो मैं पक्का इस चीज पर एक क्वेश्चन तो दे ही देता, ये जानने के लिए कि बच्चों ने ये प्रोविजन किस तरह से कर रखा है। मेरी बात ढंग से समझें, मैं इसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि इसमें ऊपर वाला तो ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। जो आपको 10, 15, 25 एंड 37 का सरचार्ज रेट बताया वो तो ऑटोमेटिकली कवर हो गया, लेकिन उसके में भी ये है कि अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन माइनस करने के बाद जो टैक्सेबल या टोटल इनकम बचती है, टैक्सेबल इनकम बोलूं तो ज्यादा बेटर है, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम बचती है, और जो टैक्सेबल इनकम है उसमें ये 3 चीजें शामिल हैं, 111A, 112A और डिविडेंड इनकम। अगर इन 3 इनकम को शामिल करते हुए आपकी इनकम है, 3 में से कोई एक या तीनों या कोई दो, अगर ये इनकम्स आपकी टैक्सेबल इनकम में शामिल हैं तो थोड़ा नहीं, थोड़ा अलर्ट हो जाएं, थोड़ा अलर्ट हो जाएं और अपने टैक्स का कैलकुलेशन थोड़ा समझदारी से करें। 2 करोड़ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 करोड़ तक की अगर आपकी इनकम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जानते हैं अच्छी तरह आपके ऊपर जो सरचार्ज लगेगा वो 10% एंड 15% वाला ही लगेगा। लेकिन जहां आपकी इनकम 2 करोड़ से अधिक है, मेरी बात ढंग से समझें, अगर कोई इंडिविजुअल है उसकी इनकम 2 करोड़ को एक्सीड कर जाती है और उसकी इनकम में शामिल है 111A, 112A एंड 1 डिविडेंड इनकम, अगर इन 3 इनकम शामिल हैं उसकी इनकम में, कोई एक कोई दो या तीनों इनकम उसकी इनकम में शामिल हैं और उसकी टैक्सेबल इनकम 2 करोड़ से एक्सीड कर जाती है, तो यहां पर सरचार्ज कुछ अलग तरीके से निकलेगा। कहा गया कि जो ये 3 तरह की इनकम है, 111A शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 112A लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, स्पेशल केसेस में है ये दोनों, और डिविडेंड इनकम, इन पर तो आप सीधे सीधे अलग करिए इनको। 2 करोड़ से आपकी इनकम है,
उसमें ये इनकम शामिल है, इनको आप अलग करिए, पूल करिए और इस पर आप 15% के हिसाब से सरचार्ज लगा दीजिए। प्लेन यानी 111 ए की इनकम, 112 ए की इनकम और डिविडेंड इनकम, इन तीनों पर आप प्लेन 15% का टैक्स रेट सरचार्ज लगा दीजिए, सरचार्ज लगा दीजिए। इज इट क्लियर? अब जो बाकी इनकम बची, भाई मेरे पास इनकम थी, मान लेते हैं 2 करोड़ 10 लाख, या मेरे पास इनकम थी 2 करोड़ 40 लाख, टोटल मिलाकर टैक्सेबल। अब मेरे पास जो इसमें से इनकम थी 20 लाख, मान लेते हैं हमारी डिविडेंड इनकम थी, या 111 ए की इनकम थी, 112 ए की इनकम थी, मान लेते हैं मेरे पास वो थी 20 लाख की। कौन सी इनकम थी? ये टैक्सेबल इनकम है, ये मान लेते हैं 2 मिनट के लिए डिविडेंड इनकम है। अब इस पर तो हमने सीधे सीधे, आपको मालूम है, 15% का सरचार्ज लगा देना है। लेकिन जो बाकी इनकम बची उसका क्या करेंगे? उसके लिए कहा कि 1 करोड़ 90 लाख यहां बचा, 2 करोड़ 20 लाख यहां पर बचा। अब जो 1 करोड़ 90 लाख यहां बचा, 2 करोड़ 20 लाख यहां बचा, ये आपकी 2 करोड़ से नीचे की आ गई, ये 2 करोड़ से अधिक का है। हाँ भाई, तो अगर बैलेंस इनकम आपकी 2 करोड़ के नीचे आ जाती है तो भैया 2 करोड़ के नीचे कौन सा टैक्स रेट, सरचार्ज रेट लग रहा था? 15% लगा दो। और अगर 2 करोड़ से अधिक बच गई लेकिन 5 करोड़ तक है, मान लेते हैं ये 2 करोड़ से अधिक है लेकिन 5 करोड़ तक है, तो 25% लगा दो। और अगर 5 करोड़ से अधिक बैलेंस बचता तो हम 37%, यानी वो नॉर्मल उस कैटेगरी पर आ गए जो ऊपर चल रही थी। यानी जो 111 ए, 112 ए और डिविडेंड इनकम को अलग करने के बाद, ठीक है ना, तो उन उन पर जो सरचार्ज लगेगा वो 15% का लगेगा। अच्छा, अब मैंने तो आपको ये बता दिया ये हिसाब, लेकिन जरा ढंग से एक चीज सुन लें। मान लीजिए मेरी इनकम है 3 लाख, 2 मिनट के लिए सबसे कम लेकर के चलते हैं। इसमें से 2,50,000 माफ है, आपको मालूम है। 2 मिनट के लिए मैं केवल समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा हूं, क्योंकि मैंने अभी आपको 87A नहीं पढ़ा है तो आपको मालूम नहीं है। बचा 50,000, इसका 5% ले लीजिए, आपका कितना आ गया? 2,500। वैसे मैं ये सही नहीं है लेकिन ठीक है, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज ओके। आपका टैक्स बना 2,500, ये आपका टैक्स बना, नॉर्मल टैक्स जो बनता है। मैंने 87 नहीं देना, 87A नहीं देना, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं। सर ये 87A क्या है? आने वाला है। इसमें आप सरचार्ज जोड़ देंगे, इसी में से 2,500 का 2,500 का सरचार्ज लेते हैं, यानी टैक्स के ऊपर सरचार्ज लगता है। मान लेते हैं 2 मिनट के लिए 10% का, तो 250, जबकि लगना नहीं है क्योंकि 1 करोड़ तक तो वैसे ही, 50 लाख तक तो वैसे ही माफ है, हम तो 3 लाख पर सरचार्ज ले ले रहे हैं। तो हम ये भी गलत बोल रहे हैं, 87A मैंने नहीं बताया वो भी गलत बोल रहे हैं। तो अभी केवल आपको समझाना पर्पज है, समझाना यह है कि टैक्स के अमाउंट पर सरचार्ज लगता है, केवल हमें आपको ये बताना है। जो टैक्स का फिगर आता है ना, तो उसमें हम लोग लगाते हैं सरचार्ज। तो जो टैक्स का फिगर आता है उसमें लगता है टैक्स का 10% सरचार्ज, मान लो 15% सरचार्ज, 25% सरचार्ज, 37% सरचार्ज, ये सिस्टम होता है। ये मैंने एग्जांपल दिया, इस लकीर के फकीर होने की जरूरत नहीं है, ना ही कुछ देखने की जरूरत है इसको। ये बिल्कुल जो लोग बिल्कुल बेसिक है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं टैक्सेशन सिस्टम को, तो उनके लिए समझाने का ये सिस्टम था। क्लियर है? तो टैक्स और सरचार्ज कैसे कैलकुलेट होता है वो समझ में आया जी। अच्छा जी, तो अब ये क्यों मैंने समझाया इस समय? वो इसलिए समझाया, मैंने कहा ये जो डिविडेंड की इनकम है उसका 15%, ना 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 ना, ये जो डिविडेंड पर जो टैक्स रेट लगेगा उस टैक्स रेट का 15%, जो टैक्स रेट से अमाउंट आएगी, टैक्स रेट इनटू इनकम स्पेसिफाइड, तो जो टैक्स फिगर निकलेगी उसका 15%, तो टैक्स फिगर का 15%। इज इट क्लियर नाउ? तो ये नहीं कि सीधे सीधे आपने टैक्सेबल इनकम डिविडेंड निकाला उसका फिर भैया बहुत ज्यादा सरचार्ज हो जाएगा, वो सरचार्ज नहीं होगा, सर दर्द हो जाएगा। तो सर दर्द नहीं करना, पहले टैक्स निकालना है, उस टैक्स के ऊपर आपको सरचार्ज निकालना है। सिंपल है, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे अब तो हम लोग को बहुत आसानी से समझ में आएगा। अब इसको अलग चैप्टर दे दिया गया तो जाहिर सी बात है हमको इसको पहले आपको ढंग से समझाना है। ओके, यस सर। अच्छा जी, तो सरचार्ज भी समझ में आ गया, यानी अगर किसी इनकम में 111A, 112A और वन डिविडेंड इनकम शामिल है
तो उस इनकम को अलग करो, उस पर 15% का सरचार्ज लगाओ, जो टैक्स बनता है उस पर 15% का सरचार्ज लगाओ। अब क्लियर? जो बच गई इनकम वो अगर 2 करोड़ से नीचे है या 2 करोड़ के ऊपर है, अगर 2 करोड़ से नीचे है तो 15% का सरचार्ज लगा दो, अगर 2 करोड़ से एक्सीड कर जाता है तो 2 करोड़ से 5 करोड़ तक 25%, 5 करोड़ से ऊपर अगर बची हुई इनकम है तो उस पर जो टैक्स बनेगा उसका 37% आपको सरचार्ज देना पड़ेगा। मैंने देखिए ना कहा 37% ऑन इनकम, नहीं टैक्स ऑन बैलेंस इनकम। इज इट क्लियर? तो ये थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, जब हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे इस चीज को। अच्छा, ये हुआ पूरा कंप्लीट आपका इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का केस खत्म। अब आते हैं फर्म एलएलपी की बात करते हैं। जो पार्टनरशिप फर्म्स और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं उन पर फ्लैट रेट लगता है। फ्लैट रेट लगता है यानी कि मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स वहां जीरो होता है। तो इस केस में 30% टैक्स रेट लगता है। मान लो 100 रुपए की इनकम है तो 30 रुपए का टैक्स लग गया, और फिर उस पर सरचार्ज लगेगा। अभी देखते हैं सरचार्ज कितना लगता है। प्लेन लगता है 12%। यहां पर कुछ सोचने की जरूरत नहीं, यहां लिखा होगा जी। प्लेन प्लेन 12% का टैक्स सरचार्ज लग जाता है, यानी कि अगर 30 रुपए ये है तो 3 रुपए 60 पैसे ये निकल जाएगा 12%। बात समझ में आई? लेकिन ये तभी है जब इनकम 1 करोड़ से एक्सीड करेगी, यानी 1 करोड़ से कम है तो वहां सरचार्ज नहीं लगेगा। मेरी बात ढंग से समझें। 1 करोड़ से ऊपर होगा तो जीरो पर 1 रुपए भी कमाएंगे तो टैक्स लग जाएगा 30% के हिसाब से। लेकिन 1 करोड़ से अधिक पार्टनरशिप फर्म की इनकम होगी तो ही सरचार्ज लगेगा 12% के हिसाब से। प्लस प्लस एचईसी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जो भी ये 33 रुपए 60 पैसे आएगा उसका 4% आपका लग जाएगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के नाम से। इज इट क्लियर? होप सो। बिल्कुल चीजें क्लियर हैं। इंडिविजुअल का जो टफनेस लेवल था वो खत्म हो गया। फर्म में कुछ था ही नहीं। 30% प्लस 1 करोड़ से ऊपर पर 12% प्लस एचईसी हमेशा लगेगा 4%। एचईसी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज ऑलवेज 4%। एचईसी इज ऑलवेज 4%। मैंने बताया कहीं पर इसको, एचईसी इज ऑलवेज 4%, शुरू में ही बता दिया था। ये एचईसी हमेशा 4% रहेगा। सरचार्ज के लिए तो हमें कैलकुलेशन देखना पड़ता है, लेकिन एचईसी के लिए कुछ नहीं देखना। जितना भी टैक्स का अमाउंट आया प्लस सरचार्ज अगर जीरो है तो जीरो, न है तो है, जो भी टोटल आएगा उसका 4% आप एचईसी हमेशा काउंट करेंगे, हमेशा काउंट करेंगे। अच्छा जी। अब आते हैं, फर्म हो गई, एलएलपी हो गया, इंडिविजुअल हो गया, एचयूएफ हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी में कहा गया पहले 10,000 पर 10% का टैक्स रेट, 10,000 से 20,000 पर 20% का टैक्स रेट, 20,000 के ऊपर का जितना भी इनकम होगा 30% का टैक्स रेट लगेगा। बहुत ही सिंपल है। पहले 10,000 का 10%, 10,000 से 20,000 पर 20%, 20% से 20,000 से about 30% का टैक्स रेट लगेगा। सरचार्ज यहां पर भी कहा गया सेम वही कि 1 करोड़ से अधिक होगा तो 12% का, जैसे बोला गया था अभी फर्म के केस में सेम वही है। एचईसी तो हमेशा लगेगा ही लगेगा 4% के हिसाब से, तो भी ये खत्म हो गया। अरे बस इतना सा था। जो था मेहनत वो तो इंडिविजुअल में था, वो तो हम लोगों ने कर ली। फॉर्म में कोई टेंशन नहीं आई, कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई दिक्कत नहीं आई। कंपनी के लोकल अथॉरिटी सेम सेम है, सेम है भाया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सेम है। तो लोकल अथॉरिटी हो गई, फर्म हो गई, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, तीनों में सेम है। कंपनी की बात कर लेते हैं। कंपनी की बात कर लेते हैं। कंपनी में कहा गया अगर डोमेस्टिक कंपनी है तो फ्लैट रेट लगेगा, मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स रेट है जीरो। तो कहा गया 30%। अगर फॉरेन कंपनी का केस है तो टैक्स रेट है 40%। स्पेशल केसेस को मैं छोड़ दे रहा हूं, मैंने कहा कि आज हम लोग नॉर्मल टैक्सेशन की बात करेंगे। स्पेशल केसेस की बात हम लोग काफी हद तक कर चुके हैं या आने वाले समय में करेंगे। जैसे रॉयल्टी का इनकम हुआ, पेटेंट का इनकम हुआ, नॉन रेजिडेंट का इनकम हुआ, ये आने वाले समय में वी विल सी दोस कि उन स्पेशल केसेस में कैसे टैक्सेशन सिस्टम निकलता है, टैक्स रेट्स कैसे हैं, टैक्सेशन कैसे कैलकुलेट होता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। आज हम लोग नॉर्मल सिस्टम की बात कर रहे हैं। डोमेस्टिक कंपनी के केस में 30%, फॉरेन कंपनी के केस में 40% प्लस सरचार्ज। एचईसी 4% रहेगा। प्रॉब्लम केवल और केवल यहां पर भी सरचार्ज की है। प्रॉब्लम केवल और केवल यहां पर भी सरचार्ज की है। तो याद रखेंगे डोमेस्टिक कंपनी के केस में 7%, 12%, फॉरेन कंपनी के केस में 2%, 2% एंड 5%। तो 7%, 12%, 2% एंड 5% ये टैक्स सरचार्ज रेट है। अगर 1 करोड़ से इनकम अधिक है, 10 करोड़ तक है तो 7%। डोमेस्टिक कंपनी में 10 करोड़ से अधिक है तो 12%।
फॉरेन कंपनी है 10 करोड़ तक है तो 2% के हिसाब से 1 करोड़ से अधिक होना चाहिए, और 10 करोड़ से बियॉन्ड है तो 5% लगेगा। इज इट क्लियर? ये सरचार्ज है। तो इंडिविजुअल के नॉर्मल सिस्टम में और सरचार्ज में थोड़ा सा टेक्निकल था, लेकिन कंपनी के केस में थोड़ा कम टेक्निकल है, बाकी में तो कुछ था ही नहीं। मैं फिर बोल देता हूं, डोमेस्टिक कंपनी अलग करो, 30% का टैक्स रेट है, ठीक है। सरचार्ज की बात करेंगे अप टू 10 करोड़, 1 करोड़ के बियॉन्ड और 10 करोड़ तक 7% है, और 10 करोड़ के ऊपर 12% है। फॉरेन कंपनी के केस में टैक्स रेट 40% है। सरचार्ज अगर 1 करोड़ से अधिक और 10 करोड़ तक है इनकम तो उस केस में 2% है, और अगर 10 करोड़ से बियॉन्ड है तो सीधे सीधे 5% है। ठीक है, एचईसी उतना ही 4% रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। एक स्पेशल केस आया है कि गवर्नमेंट ने एक बेनिफिट दिया है उन कंपनियों को कि अगर किसी कंपनी का, डोमेस्टिक कंपनी का प्रीवियस ईयर 18-19 में टर्नओवर 400 करोड़ तक है, 18-19 प्रीवियस ईयर, ध्यान देंगे 400 करोड़ तक है, तो इस साल उसका टैक्स रेट 25% होगा। दैट्स इट, ये याद रखेंगे, ये आएगा। ये सरचार्ज के सिस्टम है नीचे, वो मैंने एक जगह समअप कर दिया है, ये आप देख लेंगे। इनके केस में अब 5 करोड़ है, मैंने यहाँ पर बनाते समय थोड़ा कम ध्यान दिया और ऊपर वाली गलती यहाँ पर भी कर दी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 87A की बात करते हैं। 87A, थोड़ी देर मैंने पहले कहा था ना, नहीं पढ़ाया। अगर किसी रेजिडेंट इंडिविजुअल की इनकम 5 लाख रुपए तक है, मेरी बात ढंग से सुने, एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी रेजिडेंट इंडिविजुअल की इनकम 5 लाख तक है, जितनी भी है, तो उसको रिबेट मिलेगी टैक्स, कंप्लीट टैक्स की, या 12,500 विच एवर इज लेस, कंप्लीट अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स, या 12,500 विच एवर इज लेस। अगर किसी बंदे की इनकम, इंडिविजुअल जो कि रेजिडेंट है, उसकी इनकम 5 लाख तक है, उससे अधिक नहीं है, तो छोटा एसएससी है, तो कहा गया उसको एक स्पेशल डिडक्शन देंगे, पूरा का पूरा टैक्स या 12,500 जो दोनों में से कम हो उसको माफ कर देंगे, लेकिन 87A की रिबेट उस समय नहीं मिलेगी जब उसकी इनकम में शामिल होगा 112A का केस। ठीक है ना? तो 112A पर उसको कोई रिबेट नहीं मिलेगी। कैसे नहीं मिलेगी हम लोग देखेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय देखेंगे। 112A का अगर केस होगा और उसकी इनकम 5 लाख से कम होगी तो उसको कैसे रिबेट मिलेगी, कैसे नहीं मिलेगी, ये मैटर देखने लायक है। लास्ट के 2 पॉइंट, उसके बाद हम लोग का ये चैप्टर डंडना डंडन। पहला है 288A, दूसरा है 288B। 288A कहता है अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी निकलती है, मान लेते हैं 5,80,000 टैक्स नेट जो पेबल है, 480 नहीं, 482 रुपये 80 पैसे, या आपका टैक्स लायबिलिटी निकलता है एग्जैक्ट इतना, या आपका टैक्स लायबिलिटी निकलता है, तो कहा गया कि पहले तो इसको आप बिल्कुल हटा दीजिए, इग्नोर करिए, पैसे को तो बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए। अब जब पैसे को इग्नोर कर दिया तो ये है ही नहीं। अब अगर आपके लास्ट में ये 0 होना चाहिए यानी नियरेस्ट 10 के मल्टीपल में लाना है, इसको हमें 0 करना है। तो अब हमें ये तो समझ में आ रहा है, इसको सीधे कर दीजिए सर, 5,80,480, ठीक है। नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10, नियरेस्ट कितना होगा, 5,80,490, ये भी समझ में आ गया सर। लेकिन इस केस में क्या, तो इसमें भी कहा गया 5,80,490, इस 5 को भी कंप्लीट नियरेस्ट इसका हो जाएगा, नेक्स्ट 5 ऐड करेंगे, घटाना नहीं है। तो गवर्नमेंट ने कहा 5 या उससे अधिक का होगा तो उसको नियरेस्ट मल्टीपल 0, जो ग्रेटर मल्टीपल 0 होगा उसको ले आएंगे, और लेसर मल्टीपल अगर 5 से कम होगा तो। अच्छा, सेम यही चीज रिफंड के केस में बोली गई है, अगर रिफंड बनता है किसी का तो 288B लग जाता है। सेम वही चीज कहानी, मैं एक पढ़ देता हूं। द टैक्सेबल इनकम शैल बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10, एंड फॉर द पर्पज एनी पार्ट ऑफ रुपी कंसिस्टिंग ऑफ पैसे शैल बी इग्नोर्ड, मैंने करवा दिया, पैसा 0 करवा दिया, एंड देयर आफ्टर इफ सच अमाउंट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 10, देन इफ द लास्ट फिगर इज दैट अमाउंट is 5 or more, the amount shall be increased to the next higher amount which is a multiple of 10, यानी 85 था उसको हमने सीधे 90 कर दिया, एंड इफ द लास्ट फिगर इज लेस देन 5, 82 था
तो उसको लोवेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 में कन्वर्ट कर दिया। दैट्स इट, दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर चैप्टर एंड दीज टू सेक्शंस वे इक्वली इंपॉर्टेंट 288A एंड 288B, क्योंकि जब हम लोग टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करके टैक्स अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो उस समय हम लोग को यहाँ कैलकुलेट करना पड़ेगा। मान लो मेरी टैक्स लायबिलिटी इनमें से कोई एक आ गई, तो उसको वहां पर नहीं छोड़ना है। वहां पर अगर हम ये रेफरेंस दे दें एग्जामिनर के सामने कि 288 में मैंने ये कर दिया या रिफंड में 288B अप्लाई करके ये कर दिया, तो शायद हमारा 1 मार्क तो वैसे ही बढ़ जाएगा उस प्रोविजन को देने से। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। बहुत ही छोटा चैप्टर था, मैंने पहले भी बोला था, लेकिन बहुत ही टेक्निकल था। हाँ, इन पर हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट सेशन में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।